सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में जो कि सेकंड ग्रेड की अंतिम प्रहार सीरीज का तीसरा वीडियो है, आगे के और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम सारे संस्कृत विषय का सेकंड ग्रेड के लिए रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अंतिम प्रहार नाम से एक टेस्ट सीरीज अभी प्रारंभ की गई है, जिसके कि 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं। आप उन वीडियोस को सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से या फिर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, दोनों ही प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड के लिए हमने बहुत डिटेल्ड एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है पहले भी चैनल पर। इसके अतिरिक्त रिवीजन से संबंधित वीडियोस भी चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वो भी आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत सारा मैटर चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं। जिस भी विषय से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी प्लेलिस्ट आपको चैनल के पेज पर भी मिलेंगी। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे जो भी न्यूज़ यहाँ से अपलोड हो, जो भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देखिए आप इस वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, पच धातो कत प्रत्यय कृते किम पदम निष्पन्नम भवति। पच धातु से कत प्रत्यय करने पर क्या पद बनता है? पक्तः, पचितः, पक्वः या फिर पूतः। तो पच धातु से कत प्रत्यय करके जो पद बनता है वो है पक्वः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, प्रत्ययों के संबंध में हो बात, चाहे धातु रूप हो चाहे शब्द रूप हो, स्पेशली इन 3 टॉपिक्स में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जो थोड़ा सा अलग तरीके से शब्द बनता है ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। सीधे प्रश्न भी आते हैं लेकिन घुमाने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप पठ धातु से कत प्रत्यय करते हैं तो पठितः रूप बनता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप पचितः को सही करके आ जाएंगे। लेकिन ये इसमें पचितः नहीं होगा, यहाँ पर चजोकु घृण्यतु से बहुत सारी प्रक्रियाएं होकर और पक्वः रूप बनेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसी प्रकार से आपको ऐसे शब्द विशेषतः याद रखने हैं जिनके रूप अलग तरीके से बनते हैं, जिनमें अलग तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रंज धातो घय प्रत्यय कृते किम पदम निष्पन्नम भवति। रंज धातु से घय प्रत्यय करने पर क्या पद निष्पन्न होता है? तो रंज धातु से जब भाव और कर्ण अर्थ में घय प्रत्यय किया जाता है तो रंज जो है वो राग में परिवर्तित, यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाती है, चजो को घृण्यतों से ज को ग हो जाता है और क्या पद बन जाता है? रागः। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चक्रपाणी पदस्य समुचितम समास विग्रहम किम स्यात्। चक्रपाणी पद का समास विग्रह क्या होगा? चक्रे पाणी यस्य सः, चक्रः पाणौ यस्य सः, चक्रः पाणोः यस्य सः या फिर चक्रम पाणोः यस्य सः। तो यहाँ पर जो सही विग्रह होगा वो होगा चक्रः पाणौ यस्य सः। चक्र है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके, ऐसा वह। तो यहाँ पर जब पाणी शब्द के रूप चलेंगे तो सप्तमी एक वचन में इस प्रकार का पाणौ पद बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। चौथा प्रश्न है, च अर्थे द्वंद्वः इत्यस्मिन् सूत्रे च पदस्य कति अर्थे द्वंद्व समासः भवति। ये जो सूत्र है च अर्थे द्वंद्वः, ये विधान करता है कि च के अर्थ में द्वंद्व होता है। अब यहाँ पर भी कुछ च के 4 अर्थ बताए गए हैं।
समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार, इन सभी के विषय में हम पूर्व में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो उन चार में से कितने अर्थों में द्वंद्व समास होता है? त्रयः, चत्वारः, द्वौ या फिर सर्वे? तो जो द्वंद्व समास है चौ के दो अर्थों में होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन से दो अर्थों में द्वंद्व समास होता है? इतरेतर का जो अर्थ होता है चौ का, उसमें द्वंद्व हो जाता है, और इसके अतिरिक्त जो समाहार है च का अर्थ, उसमें भी द्वंद्व हो जाता है। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 5वां प्रश्न है ससखी इत्यस्मिन् पदे कः समासः? ससखी पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, द्वंद्वः, तत्पुरुषः या फिर कोऽपि न? तो बताइए कौन सा समास है? तो ससखी पद का जो विग्रह होगा वो होगा सदृशः सख्या, सखी के समान। तो इसमें सदृश के अर्थ में, सादृश्य के अर्थ में सह अव्यय का सखी के साथ समास होता है। सह का स शेष रहता है, और क्या है यहाँ पर? अव्यादाप सुपह से सुप का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है इकारांत होने के कारण, और ससखी पद बन जाता है। तो कौन सा समास यहाँ पर हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और किस अर्थ में होगा? सादृश्य अर्थ में। कौन से अव्यय का समास होगा? सह अव्यय का। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। 6ठा प्रश्न है मनोरथः इत्यस्मिन् पदे उत्व विधायकम सूत्रम किम? मनोरथः पद में उत्व का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? अतोरोर प्लुतात् प्लुते, हसी च, खरवसान्यो विसर्जनीय या फिर वाशरी? तो अतोरोर प्लुतात् प्लुते कहता है कि अत से परे, ह्रस्व आकार से परे, अगर बाद में भी ह्रस्व आकार हो तो र के स्थान पर उत्व आदेश हो जाता है। जो विसर्ग से संबंधित र है उसको उत्व हो जाता है। तो यहाँ पर तो पूर्व में भी अ होना चाहिए और बाद में भी अ होना चाहिए। तो यहाँ तो इससे तो नहीं होगा। दूसरा सूत्र है हशीच। हशीच सूत्र क्या कहता है कि ह्रस्व आकार से परे र को उत्व आदेश हो जाता है हश परे रहते। अब हश के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हश के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसके अतिरिक्त कौन से आते हैं? ह, य, व, र और ल। अगर ये वर्ण परे रहें तो ह्रस्व आकार से परे स्थित र को उत्व हो जाता है। तो मनोरथ जो है इसका संधि विच्छेद होता है मनस प्लस रथ। ठीक है, तो ये जो स है इसको उत्व होकर र हो जाएगा, और फिर ये जो र है इसके बाद तो र है, तो र किस में आ जाएगा? ये हो गया, और पूर्व में अ है न में, तो ये जो पूर्व में स्थित र है इसको क्या हो जाता है? इसको उत्व हो जाता है, और मनोरथः इस प्रकार का पद बनता है। अब अगर आपने मेरे साथ संधि अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पर एक दूसरा सूत्र भी प्रवृत्त हो रहा है। वो कौन सा सूत्र है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये होती हैं बारीकियाँ। अगर आपने अच्छे से संधि को पढ़ा होगा तो ये प्रश्न सॉल्व करते हुए आपके दिमाग में वो सूत्र भी आएगा कि अरे यहाँ पर तो वो सूत्र भी लगना चाहिए था, वो क्यों नहीं लगा। तो कौन से सूत्र की मैं बात कर रही हूँ वो सूत्र आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तीसरा जो यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा हशीच। अब हम इनको भी देख लेते हैं। ये सूत्र क्या कहते हैं? खरवसानियों विसर्जनीय, खर और अवसान, खर परे रहते और अवसान में स्थित विसर्जनीय, विसर्ग का स हो जाता है पुनः। ये सूत्र तो ये कहता है। और वाशरी क्या कहता है? वाशरी सूत्र कहता है शर परे हो, अर्थात श श स के परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स हो जाता है। तो ये विधान करता है ये सूत्र। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 7वां प्रश्न है शिवच्छाया पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। शिवच्छाया पद का संधि विच्छेद क्या होगा? शिवस प्लस छाया, शिवत प्लस छाया, शिवद प्लस छाया या फिर शिव प्लस छाया। तो यहाँ पर जो इसका सही विच्छेद होगा वो होगा शिव प्लस छाया। यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है छेच। ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व के परे छ को तुक का आगम हो जाता है। तो ह्रस्व आकार है शिव में और उससे परे छ है, तो इस छ को तुक का आगम हो जाएगा और तुक का आगम आदि में होगा। तो इसकी इत संज्ञा हो करता रहेगा और फिर चुत्व होकर इसका त का च हो जाएगा और शिवच्छाया पद बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सही ऑप्शन होगा शिव प्लस छाया, शिवच्छाया।
तो ये विसर्ग भी आप मान लीजिए। अगला प्रश्न है लब प्लस शते इत्यत्र संधि भूतवा, ये विसर्ग गलत टाइप हो गया है। देखिए कुछ मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग में हो जाती हैं। अब मैं खुद ही सारे काम करती हूँ, पहले क्वेश्चन बनाती हूँ, टाइप करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ बहुत सावधानी बरतूँ, लेकिन कई बार ये ऑटोमेटिक भी होता है कि विसर्ग ऑटोमेटिक लगा दिया, तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप इनको थोड़ा नज़रअंदाज कर दें। अत्र जो है अव्यय होता है, इसके साथ कभी भी विसर्ग नहीं लगेगा। तो इति अत्र, यहाँ पर संधि होकर क्या पद बनेगा? लभष्यते, लभष्यते, लपष्यते या फिर लभष्यते। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा लपष्यते। भ को प हो जाएगा। किस सूत्र से? खरीच सूत्र से। खरीच सूत्र क्या कहता है कि झल के परे अगर खर रहें तो झल को प्रथम वर्ण हो जाता है। और खर में क्या क्या आता है? खर में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श श श। तो अगर ये परे रहें तो पूर्व में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण रहते, उसको प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो भ कौन से वर्ग का वर्ण है? प वर्ग का। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? प हो जाएगा भ के स्थान पर। और सही पद बनेगा लपश्यते। तो कौन सी संधि है ये? चर्त्व संधि। आगे चलते हैं। नवा प्रश्न है लृवर्णः पदस्य विच्छेदः शात्। लृवर्णः पद का सही विच्छेद क्या होगा? लृ प्लस अवर्णः, अ प्लस लृवर्णः, ल प्लस लृवर्णः या फिर लृ प्लस लृवर्णः। तो इसका सही विच्छेद होगा लृ प्लस लृवर्णः। यहाँ पर जो सूत्र होगा, जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः से, कि अगर अक के परे सवर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। और अक में क्या क्या आते हैं? अ, ई, उ, री और री। तो यहाँ पर री के पश्चात सवर्ण आने पर दीर्घ आदेश हो जाता है, ऐसा दीर्घ संधि कहती है। अब चूंकि री के दीर्घ का अभाव माना गया है कि री का दीर्घ नहीं होता, तो यहाँ पर जब दोनों मिलते हैं तो लृवर्णः इसी प्रकार का पद बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इत्यत्र कस्य तुल्यत्वम सवर्णम करोति। ये जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के अनुसार किसका तुल्यत्व सवर्ण संज्ञा का विधान करता है? अर्थात क्या क्या समान होने पर वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है? उच्चारण स्थान, आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्न या फिर एक और दो, दोनों ही। तो देखिए ये जो सूत्र है इसमें लिखा गया है तुल्य आश्य प्रयत्न। आश्य का तात्पर्य होता है उच्चारण स्थान, जो तालु इत्यादि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का तात्पर्य होता है आभ्यंतर यत्न। तो ऐसे वर्ण जिनके तालु आदि उच्चारण स्थान और जिनके आभ्यंतर यत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसके अनुसार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 11वां प्रश्न है प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? हलु अनंतरा संयोगः, परः सन्निकर्षः सहिता, आदिरंतेन सहिता या फिर हलन्तेम। तो प्रत्याहार संज्ञा का विधान करता है आदिरंतेन सहिता। जो इत संज्ञक है वो आदि के साथ आदि वर्ण की और मध्य में आने वाले सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। 12वां प्रश्न है चूटु सूत्रेण कस्य आदे स्थितस्य चवर्ग टवर्गस्य इत संज्ञा विधानम क्रियते। चूटु एक सूत्र है जो कि इत संज्ञा का विधान करता है। तो ये जो सूत्र है ये किसके आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा का विधान करता है? देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है। तो किसके आदि में स्थित करता है? उपदेश अवस्था में विद्यमान की, या फिर धातु की, या फिर प्रत्यय की, या फिर धातु और प्रत्यय सभी की। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है चूटु सूत्र के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है किसकी करता है ये? प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे कति मूल स्वरा स्वीक्रियन्ते। संस्कृत व्याकरण में कितने मूल स्वर स्वीकार किए गए हैं? 4, 5, 6 या फिर 9। तो मूल स्वर कितने माने गए हैं? 5 माने गए हैं। अ,
ई, ऊ, री और री, जिनको कि मूल स्वर या फिर ऋश्व स्वर भी कहा जाता है। कुल स्वर 9 माने गए हैं, जिसमें से 5 मूल स्वर हैं या ऋश्व स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर में ए, ओ, ऐ और औ आते हैं, और मूल स्वरों में अ, ई, उ, री और री ये आते हैं। तो कुल 9 स्वर माने गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, यम वर्णानाम उच्चारण स्थानम भवति। यम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु, मूर्धा, स्वराश्रित या फिर नासिका। तो यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका को माना गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, पति शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम किम स्यात्। पति शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होता है? पत्ये, पत्याम, पत्यौ या फिर पत्योः। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पत्यौ। पत्ये चतुर्थी का है, चतुर्थी एक वचन में होता है। पत्याम कोई पद ही नहीं बनता। पत्यौ होता है सप्तमी एक वचन में, और पत्योः होता है षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16वां प्रश्न है, गच्छत् शब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीया बहुवचने किम रूपम स्यात्। गच्छत् शब्द स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा? गच्छन्, गच्छन्त्यः, गच्छन्ति, गच्छन्तिः या फिर गच्छतः। तो स्त्रीलिंग के जो रूप हैं ये क्षत्रिय प्रत्यांत में वो चलते हैं गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, गच्छन्तीम, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तिः। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 17वां प्रश्न है, श्रु धातु लट लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने रूपम स्यात्। श्रु धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या रूप होगा? श्रणवः, श्रुण्वः, श्रुणुवः या फिर 2 और 3 दोनों। तो श्रु धातु के जब रूप चलते हैं श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, इसमें उत्तम पुरुष में होते हैं श्रुणोमि, श्रुणुवः, श्रुणुवः या फिर श्रुणुमः, श्रुण्मः। तो 2 रूप बनते हैं इनके द्विवचन और बहुवचन में। तो द्विवचन में श्रुणुवः भी बनेगा और श्रुण्वः भी बनेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। 18वां प्रश्न है, दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप बनता है? ददति, ददाति, ददंती या फिर ददन। तो दा धातु के रूप चलते हैं ददाति, दत्तः, ददति। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा ददति। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ददंती कोई नहीं बनेगा लट लकार में। अच्छा, यहाँ पर मैंने लकार नहीं लिखा लट लकार में, तो ददंती कुछ नहीं बनेगा, ददन भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 19वां प्रश्न है, भर्तृहरे गुहा अस्ति। भर्तृहरि की गुहा कहाँ पर है? ये प्रश्न पहले भी किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। कश्मीर समीपे, पुष्कर समीपे, प्रयाग समीपे या विदिशा समीपे। तो भर्तृहरि की गुहा पाई जाती है पुष्कर के समीप। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अलवर में भी भर्तृहरि का स्थान पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है कि सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भासस्य नाटकानां संख्या मन्यते। भास के नाटकों की संख्या मानी जाती है कितनी? 63, 3, 13, 10। तो 63 कितने हो जाएंगे? 300 मानी गई है। 3, 3, 13, 13 और 10, 10। तो कितनी माने गए हैं भास के नाटक? 13। अब यहाँ पर नाटक क्या है कि रूढ़ हो गया है रूपक शब्द के लिए। अगर बात करें तो ये सही अगर पद यहाँ पर होना चाहिए था तो होना चाहिए था रूपका नाम, क्योंकि उन्होंने जो रूपक लिखे हैं वो सभी नाटक नहीं हैं, अलग अलग श्रेणी के रूपक हैं। भाण भी है, समवकार भी है। तो नाटकों के प्रकार के विषय में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। नाट्य परंपरा का एक वीडियो है जिसमें नाट्य परंपरा, महाकाव्य परंपरा, गद्य परंपरा सभी के विषय में हम बात कर चुके हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप प्रश्न पढ़ें
तो आप इतना अच्छा अब तक पढ़ चुके हों कि प्रश्न पढ़ के आपको ये समझ आए कि क्या यहाँ पर मिस्टेक की है परीक्षक में, मतलब आप इतना अच्छा पढ़ लें कि आप परीक्षक की गलतियाँ निकालना प्रारंभ कर दें, तब आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। तो अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ आई है पढ़कर कि यहाँ पर नाटका नाम के स्थान पर रूप का नाम होना चाहिए था, इसका मतलब आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन मतलब मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अगर आपके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि आप चीज़ों को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब है आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। चलिए आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, अर्जुनः पाशुपतास्त्र प्राप्त्यर्थम कस्मिन् पर्वते तपस्यां करोति। अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए किस पर्वत पर तपस्या करता है? तो अर्जुन की अस्त्र के लिए तपस्या करने का वर्णन कौन से काव्य में है? आपको याद आ जाना चाहिए अभी तक। तो कौन से पर्वत की बात वहां पर की गई है? चित्रकूट पर्वते, इंद्रकील पर्वते, रेवतक पर्वते या फिर विंध्य पर्वते। तो अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है इंद्रकील पर्वत पर। और ये कौन से काव्य के विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं? किरातार्जुनीयम के विषय में। 22वां प्रश्न है, आधुनिक बाणः इति उपाधिना अलंकृतः कविः अस्ति। आधुनिक बाण की उपाधि से अलंकृत कवि कौन से हैं? देवर्षि कलाना शास्त्री, राजशेखरः, क्षमारावः या फिर अंबिकादत्त व्यासः। तो आधुनिक बाण या अभिनव बाण के नाम से जाना जाता है अंबिकादत्त व्यास को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, समास बहुलता विशेषता कस्या विधाया। समास बहुलता ये विशेषता किस विधा की होती है? संस्कृत गद्यस्य, संस्कृत पद्यस्य, संस्कृत व्याकरणस्य या फिर संस्कृत नाटकस्य। तो समास बहुलता पाई जाती है संस्कृत गद्य में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, सामाजिक प्रकरणम रूपम प्रसिद्धः काव्यः अस्ति। सामाजिक प्रकरण के रूप में प्रसिद्ध काव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्तम, भट्ट काव्यम या फिर मृच्छ कटिकम। तो सामाजिक प्रकरण के रूप में जाना जाता है शूद्रक के द्वारा रचित मृच्छ कटिकम। कितने अंक हैं इसमें ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। 25वां प्रश्न है, पंचतंत्रस्य रचयिता कः। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? नारायण पंडितः, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि या फिर भट्ट नारायणः। तो मैंने आपको बताया भी था नीति कवियों में कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। इसमें आधे अक्षर हैं और किस नाम में आधे अक्षर है? इसमें विष्णु। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, चाय शतकस्य रचयिता अस्ति। चाय शतक के रचयिता कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री या फिर पंडित पद्म शास्त्री। तो चाय शतक के रचयिता हैं पंडित पद्म शास्त्री। ऑप्शन नंबर 4। चाय शतक के अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे शतकों की रचना की है। इनके विषय में भी हम डिटेल में पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अर्वाचीन कवियों से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अर्वाचीन कवियों को हमने डिटेल में भी पढ़ा है। इनसे संबंधित क्वेश्चन का भी एक वीडियो है, वो भी हमने सॉल्व किए हैं। रिवीजन के रूप में भी अर्वाचीन कवियों को हमने पढ़ा है। तो आप चाहे किसी भी तरीके से इनको पढ़ना चाहें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से आप इन्हें देख सकते हैं। 27वां प्रश्न है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषया मति तितीर्षु दुस्तरम मोहादुडूपेनास्मि सागरम। इत्यस्मिन् पद्ये कः अलंकारः। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? संदेह, निदर्शना, दृष्टांत या फिर दीपक। तो अलंकार भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़े हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पद्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कौन से अलंकार का उदाहरण है? निदर्शना अलंकार का। जहाँ पर संभव और असंभव वस्तु में संबंध प्रतीति की जाए वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, शार्दूल विक्रीडित छंदे कति वर्णेषु यति भवति। शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? 6-11 पर, 7-12 पर, 12-7 पर या फिर 7-7-7 पर। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में यति होती है 12 और 7 पर। सूर्या
अश्वै यदि मह सूर्याश्वै यदि मह सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। तो सूर्य 12 और अश्व 7। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 29वां प्रश्न है, स नः पितेव सूनवे। वो जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार वो हमारी रक्षा करे, हमारा कल्याण करे। ये जो मंत्र है ये किस सूक्त में वर्णित है? इंद्र सूक्ते, अग्नि सूक्ते, विश्वदेवा सूक्ते या फिर विष्णु सूक्ते? तो ये लिखा गया है अग्नि सूक्त में। अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि देवता, जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सहज प्राप्य होता है उसी प्रकार आप हमारे लिए सुपायनो भव। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम 30वां प्रश्न है, खाली स्थान च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। ये भगवत गीता की एक पंक्ति ली गई है। भगवत गीता में बहुत अच्छे अच्छे पद्य हैं और देखिए जो भगवत गीता का 2य अध्याय है वो स्पेशली आपके पाठ्यक्रम में है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि उसके जो 72 श्लोक हैं आप उनको अच्छे से पढ़ डालें, क्योंकि कहीं से कोई भी पंक्ति देकर आपसे पूछा जा सकता है। जिस हिसाब से फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है तो आपको थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ने की आवश्यकता है गीता को। इसके अलावा ईशावास्य उपनिषद को तो हम एक एक मंत्र को पढ़ ही चुके हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये पद्य भी पढ़ने चाहिए। तो गीता में लिखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए अकीर्ति, अपयश मरण से भी बढ़कर होता है। तो वो कौन होता है? स्थितधि, योगी, संभावितस्य या फिर मानिनस्य। तो यहाँ पर जो पद प्रयुक्त किया गया है वो है संभावितस्य। अकीर्ति, संभावित व्यक्ति की, स्वाभिमानी व्यक्ति की अपयश, स्वाभिमानी व्यक्ति का अपयश मरण से भी बढ़कर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो आशा है कि ये प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन कर पाएंगे, आप विषयों को जान पाएंगे कि कौन से विषय में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी हालांकि मैं थोड़ा सा स्तर सरल ही रख रही हूँ प्रश्नों का, धीरे धीरे हम आगे और स्तर को बढ़ाएंगे। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसी आशा के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।